Hello friends, welcome back. Myself S.K. Tigrawal and now in this video we will talk about CSIR नेट के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। जैसे बायोकेमिस्ट्री में से अपन देखें कि बायोकेमिस्ट्री में से कौन सी चीज़ें हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, प्रोटीन्स हैं, एमिनो एसिड्स हैं, विटामिन्स हैं, इसके अलावा एंजाइम्स और एंजाइम्स के इनहिबिटर, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। एंजाइम्स के जो इनहिबिटर हैं उनमें से एक क्वेश्चन जो है वो फिक्स आता है, चाहे वो सी सेक्शन में आए चाहे बी सेक्शन में आए, ये सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए एंजाइम का टॉपिक। इसके अलावा विटामिन है, विटामिन की बेसिक जो नॉलेज है, बेसिक उनके नाम है, अलग अलग डिफरेंट नेम है, उनका रोल है, वो थोड़ा थोड़ा ज़रूर आप देख लें। इसके अलावा एंजाइम की जो एलोस्ट्रिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो सभी आपको ध्यान में रखनी है, कौन से एंजाइम की प्रॉपर्टीज़ है, कौन से एंजाइम कौन से क्लास के अंदर बिलोंग करते हैं, तो ये उनका मेन जो चीज़ें हैं वो ज़रूर आप ध्यान में रखें। इसके अलावा अपन देखें न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में आपको पूरी डिटेल, उसके सिंथेसिस, डिग्रेडेशन, पाथवे, कम से कम ज़्यादा डीप भी नहीं तो इनके पाथवे कौन से सिंथेसिस होते हैं, कौन से चीज़ कंपोनेंट इन्वॉल्व होते हैं, या इसके डी नो पाथवे या जो इन विवो पाथवे है, दो प्रकार के जो पाथवे होते हैं, साल्वेज पाथवे और डी नो पाथवे, उन दोनों पाथवे के बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा सेकेंड यूनिट अपन देखें, जैसे अपनी सेल बायोलॉजी, तो जो भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे बॉटनी, चाहे जूलॉजी, चाहे माइक्रोबायोलॉजी, चाहे बायोटेक्नोलॉजी, चाहे जेनेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री, किसी भी सब्जेक्ट से हो, वो सेल बायोलॉजी को एकदम अच्छे से प्रिपेयर करें। सेल, इसके साथ साथ इसमें से सेल सिग्नलिंग है, प्रोटीन टारगेटिंग है, सेल की स्ट्रक्चर्स है, या इनके जो ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, इसके अलावा इनके रिसेप्टर्स हैं, उन सभी चीज़ों को इसमें आपको ध्यान में रखना है। इसके साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको सेल साइकिल आपको अच्छे से देखना है। सेल साइकिल के साथ साथ इसकी रेस्टिंग पॉइंट, चेक पॉइंट्स वो देखने हैं। सेकेंड टॉपिक इसमें देखें एपोप्टोसिस, एपोप्टोसिस ज़रूर देख के जाएं, सेल साइकिल ज़रूर देख के जाएं। सेल साइकिल में होने वाले जितने भी चेक पॉइंट्स हैं, चेक पॉइंट्स में CDK और साइक्लिन जो प्रोटीन्स है उनका कॉम्बिनेशन ज़रूर देख के जाएं। उनसे रिलेटेड काफ़ी इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैंने बताया था आपको इसमें प्रोटीन टारगेटिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है, प्रोटीन टारगेटिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। इसके अलावा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर अपन देखें तो खास तौर से DNA, RNA, प्रोटीन, इनके सिंथेसिस के पाथवे, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, सेंट्रल डोग्मा, ट्रांसलेशन, इनमें जितने भी यूज में आने वाली एंटीबायोटिक्स है, खास तौर से एंटीबायोटिक्स, इनके अंदर यूज आने वाले एंजाइम्स, इनके अंदर यूज आने वाली एनर्जी, इनके इनहिबिटर्स, DNA और RNA, मतलब यूँ कहें अपन रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, इनसे रिलेटेड जितने भी इनहिबिटर्स हैं उन सभी इनहिबिटर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। उनकी एनर्जी, कौन से ATP पाथ, कौन से ATP यूज में आता है, कहाँ GTP यूज में आता है। इसके अलावा इनमें कौन से एंजाइम्स हैं, उनके कौन से इनहिबिटर्स हैं। इसके अलावा कौन से एंटीबायोटिक्स है जो इनको ब्लॉक करती है, इस पाथवे को ब्लॉक करती है। तो ये सभी जो चीज़ें हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आप विशेष तौर से देखा जाए। आगे अपन देखें इसके अलावा ये जो बेसिक जो तीनों यूनिट थी वो मैंने आपको बता दी। बेसिक यूनिट के बाद में आप देखें
जेनेटिक्स। जेनेटिक्स से के काफ़ी ऐसे क्वेश्चंस हैं, या फिर अपन कहें पेडिग्री चार्ट है। पेडिग्री चार्ट के अलावा मेंडल के लॉ हैं, या कोई एक्सेप्शन है, और एपिस्टेटिक है। तो एपिस्टेटिक जो है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है, पेडिग्री चार्ट है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। इनके जो रेशियो हैं, मेंडल के एक्सेप्शन हैं, उन सभी के बारे में काफ़ी पूछा जाता है। तो यहाँ पर जेनेटिक्स है वो थोड़ी सी तैयार अच्छी रखें। जेनेटिक्स के अलावा अपन देखें तो इसमें प्लांट फिजियोलॉजी, इसके अलावा एनिमल फिजियोलॉजी। दोनों जो यूनिट है वो दोनों यूनिट ऐसी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है, और दोनों कहीं ना कहीं आप लोगों की पढ़ी हुई रहती है पहले से, या फिर आपने जो प्रिपरेशन की भी है तो उसमें कहीं ना कहीं सामने आया भी होगा कि प्लांट फिजियोलॉजी है और एनिमल फिजियोलॉजी है। प्लांट फिजियोलॉजी में जितने भी जो पाथवे हैं फोटोसिंथेसिस के हैं, या फिर हार्मोन्स हैं, उनके रिलेटेड जितने भी हार्मोन्स हैं, उनके रिसेप्टर्स खास तौर से, उनके प्रिकर्सर्स खास तौर से, उनके रोल, ये इम्पोर्टेंट है। एनिमल फिजियोलॉजी में जो मेन तो ह्यूमन का, एनिमल्स का है, इसके साथ साथ जितने भी एम्फीबियंस है, रेप्टाइल्स है, एविज है, उन सब से रिलेटेड लिंक करते हुए आपको प्लांट फिजियोलॉजी है वो थोड़ी सी देखनी है। तो इससे आपके क्वेश्चन है वो इजीली सॉल्व कर लोगे आप। तो ये तो थी 2 यूनिट और 3 थी पहले, ये 3 यूनिट ये हो गई, 3 वो हो गई, 6 यूनिट हो गई। 6 के अलावा अगर अपन देखें तो थोड़ा थोड़ा आप जैसे देख सकते हो कॉमन टॉपिक प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर अपन देखें एबीसी मॉडल, ये थोड़ा सा ज़रूर देख के जाएं क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। एबीसी मॉडल के अंदर हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके अलावा एनिमल फिजियोलॉजी के अंदर अपन देखें कि जो भी हार्ट से रिलेटेड है, हार्ट से रिलेटेड साउंड्स है, हार्ट से रिलेटेड या फिर एक्शन पोटेंशियल है, एक्शन पोटेंशियल है, इसमें पंप है, सोडियम पोटेशियम पंप है, रेस्टिंग स्टेज है, और इनसे रिलेटेड जितनी भी जो चीज़ें हैं वो सभी चीज़ें आपको देख कर जानी है, जिनमें से काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। इसके अलावा मसल्स कॉन्स्ट्रक्शन है, मसल्स कॉन्स्ट्रक्शन में होने वाले कैल्शियम रिलीज या फिर कैल्शियम से होने वाले, कैल्शियम कहाँ से बनते हैं, तो उस प्रकार के जो IP3 सेकेंडरी मैसेंजर है वो सेकेंडरी मैसेंजर बनते हैं। सेकेंडरी मैसेंजर का जो इफेक्ट है वो कहाँ पे होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर से कैल्शियम रिलीज होते हैं। तो कैल्शियम एक ऑल्सो क्या है, सेकेंडरी मैसेंजर है जो कॉलमोडुलिन के साथ बाइंड होकर मसल्स कॉन्स्ट्रक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो इस प्रकार से जो भी मसल्स कॉन्स्ट्रक्शन से है या एक्शन पोटेंशियल से है, ये सभी चीज़ें आपको प्लांट मतलब एनिमल फिजियोलॉजी के अंदर देखने हैं। तो ये तो थी बेसिक। इसके आगे अगर अपन देखें कि कौन से ऐसे यूनिट्स हैं, तो खास तौर से जहाँ आप देखोगे तो थोड़ी सी आप देखोगे इवोल्यूशन। इवोल्यूशन अगर आपकी देखी हुई है पहले से तो इवोल्यूशन जरूर थोड़ा सा इसको देख ले, क्योंकि मेन जो थ्योरी है, मेन जो चीज़ें हैं वो जरूर आप में देख ले। इवोल्यूशन के साथ साथ हल्का सा इसमें जो बिहेवियर है, इसमें से क्वेश्चंस जरूर देख ले। बिहेवियर जो है वो फिक्स बिहेवियर है, 5-7 इसमें बिहेवियर दिए हुए हैं, उनसे रिलेटेड देख ले। उनसे रिलेटेड क्वेश्चन वो फिक्स आते हैं बिहेवियर कि ये किस प्रकार का बिहेवियर है, इतना ही पूछा जाता है सिंपल सा। इसके अलावा इकोलॉजी, इकोलॉजी ज़रूर देख लें क्योंकि इकोलॉजी ईजी भी रहती है और क्वेश्चंस भी आप आराम से कर सकते हो। इसमें नेशनल पार्क है, सेंचुरीज है, वो थोड़ा सा ध्यान में रख ले। कौन सा जो नेशनल पार्क है वो किसके लिए स्पेशल है, कौन सा अभ्यारण्य वो किसके लिए स्पेशल है, इसके लिए बायोम्स हैं, रिलेटेड है, टर्म्स हैं, वो ज़रूर देख लें। हॉट स्पॉट है, हॉटेस्ट हॉट स्पॉट है, वो चीज़ें देख लें। और इसमें स्पेसिएशन है, पॉपुलेशन जेनेटिक्स हैं, वो चीज़ें थोड़ी थोड़ी देख लें। और अब इसमें एक इकोलॉजी के अंदर जो आता है हार्डी-विनबर्ग लॉ, हार्डी-विनबर्ग लॉ जरूर देख कर जाएँ। हार्डी-विनबर्ग लॉ में से जो क्वेश्चन है वो हमेशा पूछे जाते हैं, चाहे वो 2 नंबर वाले पूछे जाए, चाहे वो 4 नंबर वाले मतलब सी सेक्शन के अंदर पूछे जाए, तो इनमें से क्वेश्चन हमेशा बनने की संभावना रहती है। तो मेन जो चीज़ें थी वो चीज़ें आपको मैंने यहाँ पर बताई है। इसके अलावा आप बायोटेक्नोलॉजी का जो पोर्शन है, मेथडोलॉजी है,
उनमें से मेन चीज़ें मेथड जो हैं वो ज़रूर देख ले। थोड़े बहुत अगर आपके देखे हुए हैं तो देख लो, अदरवाइज़ कोई उसकी विशेष नहीं है, नहीं देखा हुआ तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी आप जैसे क्रोमेटोग्राफी है, इलेक्ट्रोफोरेसिस है, ये चीज़ें आप देख सकते हो या पढ़ा हुआ है आपका तो रिवाइज कर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। ट्रांसजेनिक प्लांट्स हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं, उनके बारे में एग्रोबैक्टीरियम का टॉपिक विशेष देख लेना। एग्रोबैक्टीरियम का टॉपिक है विशेष देख लेना। जीन ट्रांसफ़र करने के लिए जितने भी वेक्टर्स हैं उन सभी वेक्टर को देख लेना, कौन से वेक्टर की कितनी कितनी कैपेसिटी है कि वो डीएनए को कॉपी कर सकता है, वो थोड़ा सा ज़रूर देख कर जाए। सबसे कम कॉपी कौन सा करता है, सबसे ज़्यादा कॉपी कौन सा कर सकता है। जैसे ये है ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम अप्रोक्स 3000 के आसपास इसकी कॉपी कर सकता है। बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम ये भी कर सकता है, ये थोड़ी कम करता है। तो जैसे जैसे आप इसको वेक्टर्स को याद करोगे तो आप इसके अकॉर्डिंग देख लेना कि इसके साइज़ के अकॉर्डिंग कौन से वेक्टर्स हैं। एग्रोबैक्टीरियम की पूरी डिटेल्स ज़रूर देख लेना कि कौन से जीन है, कौन से जीन का क्या रोल है, कैसे कैसे इसमें इन्फेक्शन होता है, कैसे कैसे ये अपने जीन को ट्रांसफ़र करता है और क्राउन गोल ट्यूमर को कोज करता है। टीआई प्लाज्मिड का क्या रोल है इसके अंदर, आरआई प्लाज्मिड क्या है, इस प्रकार से ये जो चीज़ें हैं वो विशेष तौर से देख लें। इसके अलावा नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन से रिलेटेड नोड फैक्टर है, उनके जीन एक्सप्रेस होना है, वो सभी चीज़ें ज़रूर देख ले कि नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले बैक्टीरिया जो है वो कैसे इन्फेक्ट करते हैं रूट को, राइजोबियम रूट को है कैसे इन्फेक्ट करते हैं, कैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन स्टार्ट करते हैं, वो चीज़ें ज़रूर इसमें से देख कर जाए। नाइट्रोजन फिक्सेशन रिलेटेड जो भी निफ जीन है, निफ जीन से नाइट्रोजिनेज एंजाइम है, नाइट्रोजिनेज एंजाइम की मतलब पार्ट्स हैं उनके 2 प्रकार के होते हैं, तो उन दोनों प्रकार के पार्ट्स उनमें कौन से कोफैक्टर यूज में आते हैं, उन सभी चीज़ों की डिटेल्स है वो आप इसमें ज़रूर देख कर जाए। तो इस प्रकार से जो मेन चीज़ें हैं वो मैंने आपको बताई है। सेल सिग्नलिंग आप देख सकते हो, सेल सिग्नलिंग पड़ी हुई है तो सेल सिग्नलिंग देख लेना। सेल सिग्नलिंग अगर आपकी पड़ी हुई है तो खास तौर से जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, टायरोसिन रिसेप्टर, 2 कंपोनेंट सिस्टम, ये ज़रूर देख लेना। ये 3 जो है वो रिसेप्टर खास तौर से देख लेना, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, टायरोसिन रिसेप्टर और 2 कंपोनेंट सिस्टम जो प्लांट और बैक्टीरिया के अंदर देखने को मिलता है। ये प्लांट्स में खास तौर से जो इथाइलिन है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, इसके लिए बैक्टीरिया में 2 कंपोनेंट सिस्टम देखने को मिलता है। तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं मैंने आपको बताई है, इसी चीज़ों को अगर आप अच्छे से करोगे, प्रिपेयर करोगे, तो पॉसिबिलिटी है कि आपकी 1 महीने के अंदर जो नेट है वो आपकी निकल जाएगी। क्योंकि पूरा पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, इतना एक साथ आप पढ़ भी नहीं पाओगे, लेकिन जो मेन चीज़ें हैं वो चीज़ें आप अच्छे से पढ़ लो, इन चीज़ों को जो मैंने बताया है, तो आपकी पॉसिबिलिटी रहेगी कि आप नेट एलिजिबल हो जाओगे, मतलब नेट आप आराम से इसको निकाल लोगे। और जिनकी जीआरएफ की प्रिपरेशन है वो तो बहुत बेटर है, लेकिन अपन तो उन स्टूडेंट्स को बता रहे हैं जो स्टूडेंट्स अभी स्टार्ट करे हैं या फिर वो पहले से पढ़ रहे हैं 2-4 महीने से, तो उनको थोड़ा सा अच्छे से इंड्यूस करने के लिए ज़रूरी है। और करना है तो आर पार की लड़ाई करनी है अब, या तो हाँ या ना, तो हाँ या ना तो छोड़ ही दो आप, करना है तो करना ही है। जज्बा अपना ऐसा ही रखो कि बस नेट क्लियर करनी है, मतलब कि करनी ही है, चाहे कुछ से भी हो जाए। परिस्थितियों को अपन दोष दे नहीं सकते, परिस्थितियाँ सबके सामने हैं, तो परिस्थितियों को तो कभी भी दोष नहीं दे सकते कि मेरे साथ ऐसी प्रॉब्लम्स है, मेरे साथ ऐसी प्रॉब्लम्स है, मैं अगर ऐसा होता तो ऐसे कर लेता। ऐसा कुछ नहीं है, प्रॉब्लम सबके साथ में आएगी, करना आपको ही है, कोई कुछ नहीं कहने वाला है। अपने पेरेंट्स अपना वेट कर रहे हैं, अपन बाहर निकले हुए हैं घर से, तो जब अपन पेरेंट्स के पास जाते हैं तो कुछ तो उनको लेके दें, अपन कम से कम यहाँ से कुछ लेके जाएं। मैं तो यही कहता हूँ, जो भी स्टूडेंट्स बाहर प्रिपरेशन कर रहे हैं या एमएससी कर रहे हैं या नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो घर पर जब जाए तो एक पॉजिटिव रिजल्ट के साथ ज़रूर जाए। अपने पेरेंट्स के साथ में जो आप खुशी शेयर करते हो, उस टाइम की जो खुशी होती है वो सबसे अनमोल होती है। तो इसलिए मैं सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट करूँगा कि अपनी तैयारी पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रखें कि आप अपने पेरेंट्स को एक अच्छी न्यूज़, अच्छा रिजल्ट सुना सको। तो ये वीडियो कैसा लगा, किसी भी प्रकार के डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए कमेंट, और अपने फ्रेंड्स तक ये ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।